आप लोग सहवाग बन रहे हैं, गंभीर नहीं बन रहे हैं, गंभीर बनिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, न्यूमेरिकल की जगह छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तक आपका 70% पार्ट खत्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। अब ये सब छोटे टॉपिक्स हैं जो आते हैं, आपको बता दे रहे हैं हम कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। एंट्रोपी आपको हम 4 तरह से समझाएंगे बेटा, 5वां तरीका एंट्रोपी को समझ जाने का नहीं है, अगर होगा आप लाइएगा, अगले साल से उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। पर 4 के अलावा कोई 5वां तरीका बेटा नहीं होता है, और उसके अलावा एंट्रोपी आपको जानना भी नहीं है। कोई कंपटीशन आपका नहीं रुकेगा जितना एंट्रोपी आपको हम बता देंगे। कोई कंपटीशन हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो, चाहे CSI वो क्या कहते हैं जैम हो आपका, या फिर चाहे GRE हो, कोई कंपटीशन नहीं। उतना एंट्रोपी बस आप जितना एंट्रोपी आपको बता रहे उतना एंट्रोपी आप जान लीजिए। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझना सबसे मुश्किल होता है। एंट्रोपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को नहीं आता है। आप अपने क्लास के बच्चों को देख लीजिएगा, नहीं आता है, पर आपको आएगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखिए लिखिए मेनी साइंटिस्ट, मेनी पहले लिखिए तब समझाते हैं इसको। मेनी साइंटिस्ट, मेनी साइंटिस्ट, मेनी साइंटिस्ट लाइक प्लैंक, लाइक प्लैंक, प्लैंक कॉमा केल्विन, केल्विन, प्लैंक कॉमा केल्विन, केल्विन कॉमा क्लैशियस, 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 क्लैशियस स्पेल नहीं आ रही क्या? क्लैशियस, 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 क्लैशियस कॉमा क्लेप्रॉन, कॉमा क्लेप्रॉन, 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 क्लेप्रॉन एंड मैक्सवेल, एंड मैक्सवेल, मैक्सवेल या एंड लिखे चलिए, एंड मैक्सवेल, एंड मैक्सवेल करिए, एंड मैक्सवेल gave a common statement, gave a common statement, gave a common statement of second law of thermodynamics, gave a common statement of second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and can be stated, and can be stated, and can be stated, and can be stated as follows, and can be stated as follows। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, लिखिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, लिखिए लिखिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए, लिखिए इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट, it is impossible to get continuous supply of heat, it is impossible to get continuous supply of heat, continuous supply of heat into work, continuous supply of heat into work, into work with a with a with a with a single heat reservoir, with a single heat reservoir, with a single heat reservoir, ठीक है ना। चलिए फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा सिंगल हिट रिजर्वायर के बाद, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ, इन अदर वर्ड्स देयर इज
requirement of there is requirement of two TWO, two heat reservoirs. There is requirement of two TWO, two heat reservoirs, two heat reservoirs, that is source and sink, that is source and sink to get continuous supply of heat, to get continuous supply of heat into work, continuous supply of heat into work, continuous supply of heat into work, full stop. This is the statement of second law of thermodynamics. This is the statement of second law of thermodynamics. ठीक है बेटा, चल अब ये इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट अभी आपको नहीं लिखा है हमने, ठीक है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए ज़रा इसको ध्यान से, पढ़िए ज़रा इसको ध्यान से। स्टेटमेंट बहुत आसान है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर किसी इंजन से आपको वर्क डन चाहिए तो कम से कम दो हीट रिजर्वायर्स आपके पास होने चाहिए, एक सोर्स हो गया, एक सिंक हो गया, दो से कम में आपका काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था कि भैया हीट है उसको, उससे हम वर्क डन क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बता रहा है कि हीट से वर्क डन हम कैसे पा सकते हैं, तो कैसे पा सकते हैं, मिनिमम कितना रिजर्वायर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और थर्ड लॉ क्या बताता है, लिमिटेशन बताता है कि कहाँ तक पा सकते हैं, T इज़ नॉट इक्वल टू 0 केल्विन तक हम सिस्टम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि पा सकते हैं, सेकेंड लॉ क्या बताता है कैसे पा सकते हैं, और थर्ड लॉ क्या बताता है कहाँ तक पा सकते हैं, कहाँ तक कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक कन्वर्जन पॉसिबल है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा कि फर्स्ट लॉ क्या बताता है बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड लॉ क्या बताता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड लॉ क्या बताता है कहाँ तक कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का जो लिमिटेशन है वो थर्ड लॉ देता है, ठीक है ना। और कैसे कन्वर्ट करेंगे वो कौन बताता है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, कन्वर्ट करने के लिए क्या बता रहा है कि भैया अगर आपको हीट से वर्क डन चाहिए तो कम से कम कितने रिजर्वायर होने चाहिए हमारे पास, 2, एक सोर्स और एक सिंक। एक से हमारा काम नहीं चलेगा, मिनिमम कितने चाहिए बेटा, 2 चाहिए। बात समझ आ रहा है, यही क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। चलिए अब जरा इसको हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ लेते हैं। इसका क्या पढ़ लेते हैं बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड, और यहीं से आपको अभी एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड second law of thermodynamics, in order to understood second law of thermodynamics, consider a thermodynamic system, consider a thermodynamic system which follows four processes shown by 1, 2, 3 and 4,
1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। मतलब प्रोसेस 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1 से, प्रोसेस 2 को 2 से, प्रोसेस 3 को 3 से, प्रोसेस 4 को 4 से। तो इसमें नया क्या है, इसको कुछ नया है क्या, नहीं है, छापिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर लिखिए, फ्रॉम स्टेट ए, फ्रॉम स्टेट ए, फ्रॉम स्टेट ए कैपिटल ए, फ्रॉम स्टेट कैपिटल ए टू स्टेट बी कैपिटल बी, फ्रॉम स्टेट कैपिटल ए टू स्टेट कैपिटल बी, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, देखो देखो क्या कह रहा है बेटा, समझो पहले बात आसान है। सिस्टम कहाँ पे था, अपनी स्टेट ए पे था, वो कहाँ पे जा रहा है, स्टेट बी पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, स्टेट बी पे जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ए से बी तक जिस प्रोसेस के थ्रू, पहले प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, प्रोसेस बेटा क्या है हमारा 1 है, दूसरा प्रोसेस बेटा क्या है हमारा 2 है, तीसरा प्रोसेस बेटा हमारा क्या है 3 है, और चौथा प्रोसेस बेटा हमारा क्या है बताइए 4 है, ठीक है ना। अब बताइए आप, हर प्रोसेस में कुछ हीट हम देंगे, मान लिया पहले प्रोसेस में Q1 हीट दिया, दूसरे में कितनी हीट दिया Q2, तीसरे में Q3, चौथे में Q4, ठीक है ना। और पहले प्रोसेस में जिस टेम्परेचर पे हीट दिया वो टेम्परेचर है T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4, ठीक है। छाप दीजिए, मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या, क्या हमेशा लिखने का तरीका है, वो बता रहा है कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 है। फिर रेड पेन से लिख रही हो तुम, चलिए बढ़िया आगे लिखिए, लिखिए थ्रू प्रोसेस 1, थ्रू प्रोसेस 1। अब प्रोसेस 1 कैसे लिखेंगे आप, इनवर्टेड कॉमा में, थ्रू प्रोसेस 1, थ्रू प्रोसेस 1 सिस्टम टेक्स हीट, सिस्टम टेक्स हीट, थ्रू प्रोसेस 1 सिस्टम टेक्स हीट, सिस्टम टेक्स हीट Q1, सिस्टम टेक्स हीट Q1, सिस्टम टेक्स हीट Q1, Q1 at temperature, at temperature, at temperature T1, at temperature T1, at temperature T1। फिर लिखिए कॉमा करके, in process 2, in process 2, in process 2 system takes heat, system takes heat, system takes heat Q2, system takes heat Q2 at temperature, system takes heat Q2 at temperature, at temperature T2, at temperature T2। फिर लिखिए in process 3, in process 3 system takes heat, in process 3 system takes heat, system takes heat Q3, system takes heat Q3, Q3 at temperature, at temperature T3, at temperature T3। फिर लिखिए in process 4, in process 4, in process 4 system takes heat, system takes heat, system takes heat Q4, Q4
एट टेम्परेचर T4 at temperature T4 such that ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिए। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए होता क्या है, ए से बी पे गए हम, किस रास्ते से गए, पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते से, तीसरे रास्ते से और चौथे रास्ते से, ठीक है ना। तो 4 तरीके से हम, जैसे वही गोरखपुर से दिल्ली जाना हो तो ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। पहुँचे ना पहुँचे और बात, जा तो सकते ही हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, पैदल भी आप निकल सकते हैं, है ना। मेरा जूता है जापानी गाते हुए, ठीक। अब मेरी बात समझिए पहले। देखिए होता क्या है, चाहे प्रोसेस 1 हो, चाहे प्रोसेस 2 हो, चाहे प्रोसेस 3 हो, चाहे प्रोसेस 4 हो, इन चारों प्रोसेस के लिए ये जो बेटा हमारा रेशियो होता है Q1/T1, Q2/T2, Q3/T3, Q4/T4, Q1/T1, Q2/T2, Q3/T3 और Q4/T4, ये बेटा क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये है बेटा कि ये जो रेशियो है ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। अगर प्रोसेस पे डिपेंड करता तो क्या कभी आपस में इक्वल होता, नहीं होता। ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। देखिए आप क्या चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी प्रोसेस से जाएं, आप स्टेट चेंज नहीं ना कर रहे हैं, पहुंचना तो बी पर ही है, ठीक है ना। तो अगर ये रेशियो बेटा कांस्टेंट है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये रेशियो इन रास्तों पे डिपेंड नहीं करता, और ये सिर्फ इस रेशियो को देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि Q1 मल्टीप्लाइड बाई T1 के साथ भी ऐसा होगा, या Q1 प्लस T1 के साथ भी ऐसा होगा, या Q1 माइनस T1 के साथ भी ऐसा होगा ना। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, इस रेशियो के लिए। मतलब ये जो रेशियो है ये किसी ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है जो किसका फंक्शन है, स्टेट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, स्टेट का। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टेट आपने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। मतलब ये जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, रास्ते, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे, अवस्था पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो रेशियो है बेसिकली किसका फंक्शन है, ये जो रेशियो है बेटा वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन। क्या है बाबू, स्टेट फंक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल देखा था। क्या था वो एग्जाम्पल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर आप लोग को याद हो तो, जो लोग फर्स्ट क्लास में थे, हमने बताया था कि स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। और उसी तरीके से ये भी कुछ स्टेट फंक्शन होगा। अब ये कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो इसको बेटा हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। क्या कहते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। मतलब Q/T का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी के। किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर एकदम, किसके इक्वल होता है बेटा, ये चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है बेटा। जैसे वहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, dQ इज इक्वल टू किस, du इज इक्वल टू किसके इक्वल था, dQ माइनस dW के, था कि नहीं था, याद है आपको। तो स्टेट फंक्शन था, अगर आप लोग को याद हो तो। और हमने कहा था कि ये डिफरेंस के लिए फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम A से, आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, A से अगर हम B पे जा रहे हैं और यहाँ पे Q1 W1 है, यहाँ पे Q2 W2 है और यहाँ पे क्या है, Q3 W3 है, तो वहाँ पे ये जो डिफरेंस था Q1 W1 का, Q2 W2 का, Q3 W3 का, ये डिफरेंस क्या आया था, कांस्टेंट आया था। मतलब ये जो डिफरेंस था वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। किस पे डिपेंड कर रहा था बेटा, स्टेट पे। उसी तरह से अब ये जो रेशियो आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, स्टेट पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। और इसी रेशियो को बेटा हम क्या कहते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के लिए पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एंट्रोपी क्या होती है बेटा, हमारा स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है, स्टेट फंक्शन। तो आज एंट्रोपी का एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एंट्रोपी बेटा हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। क्लियर हो गया, चलिए
चार तरह से आपको हम समझाएंगे, चारों आपको याद होना चाहिए। पहली चीज़ आप क्या बताएंगे, एंट्रोपी हम पूछेंगे बार बार आप लोगों से, एंट्रोपी क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन होती है। पहले कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, एंट्रोपी क्या होती है हमारी, स्टेट फंक्शन होती है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है हमारी, स्टेट फंक्शन होती है। ठीक, चलिए छापे, जल्दी छापे, लिखिए द रेशियो ऑफ, समझ में आ रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ हीट एंड टेम्परेचर along the path, the ratio of heat and temperature along the path is constant, along the path is constant। फिर लिखिए such constant does not depend on path of the system, such constant does not depend on path of the system, but only depends on initial and final state, of the system, and such constant is known as change in entropy of the system, ठीक है। चलिए दैट इज Q बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, डेल्टा एस के। Q बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डेल्टा एस के, ठीक है ना। Q बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, डेल्टा एस के, ठीक है ना। और डेल्टा एस बेटा हमारा क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी। आसान है कि मुश्किल है, ठीक ही है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। फिर लिखिए फॉर स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस के। तो यहाँ से डी क्यू बराबर किसके इक्वल आ गया बेटा, टी डॉट डी एस के। ये क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। मुश्किल है क्या, आसान है क्या, इजी है, अरे क्या बात, आसान लग रहा है सब आप लोगों को, बताइए। तो बहुत टैलेंटेड है भाई हम। चलिए चैप्टर खत्म होते ही आपको असाइनमेंट दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, स्मरण रहे। चलिए ठीक है, लिखिए दिस इज द पर ऑप्शन करके लिखिए दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा। चलिए तो ये क्या था बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट था किसका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है बाबू। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मिटा दे इसको। चलिए चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, या इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, ठीक
ठीक है ना। तो इसको बेटा हम हेडिंग की तरह से क्या कर दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, और कई बार घुमा करके पूछा गया। कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया आपको हम समझा देंगे, ठीक है। पहले एक हेडिंग डाल दीजिए आप, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। चेंज इन एंट्रोपी कैसे घुमा के पूछा गया है, आपको घूमना नहीं है, पर लैंग्वेज बदल देने से कुछ टॉपिक नहीं बदल जाएगा, है ना। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए छापे, जल्दी छापे, जल्दी छापे। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है बेटा। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, कार्नोट साइकिल, है कि नहीं भाई। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा है पूरा, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि जो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल था उसके लिए हमारा एंट्रोपी क्या आता है, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें आएंगी आपको समझाते जाएंगे हम कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमने आपसे कहा नहीं, लैंग्वेज ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, पर आपको घूमना नहीं है, आपको अपनी नॉलेज पे क्या रहना है बेटा, श्योर रहना है कि इस सवाल का जवाब ये ही होगा, है ना भाई। घुमा को लैंग्वेज अक्सर घुमा के पूछ दिया जाता है, जैसे इसी को बता देना, ऐसे पूछ दिया जाता है कि शो दैट ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, या नहीं, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम इज कांस्टेंट नहीं, ऐसे पूछा जाता है। ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस शो दैट एंट्रोपी इज कांस्टेंट, या ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस शो दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। भाई एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो उसका चेंज क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है कि नहीं। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो चेंज क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो इस चीज़ को आपको समझिएगा। टॉपिक हम लोग लिखेंगे, जब अनसॉल्व आपको कराएंगे तो वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे भी कि देखिए इस सवाल को ऐसे पूछा गया है, तो टॉपिक वही रहेगा। ऐसा नहीं कुछ बाहर से आपको पढ़ना रहेगा, पर कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है बेटा, ट्विस्ट कर देता है। तो आपको बिल्कुल भी घूमना नहीं है। छापे, प्रिंटिंग स्टार्ट, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। कंसीडर रिवर्सिबल प्रोसेस, कंसीडर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, कंसीडर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था बेटा हमारा, ए से कहाँ पर हम जाते थे, बी पे, बी से कहाँ पर जाते थे बाबू, सी पे, सी से कहाँ पर जाते थे, डी पे, और डी से कहाँ जाते थे, ए पे। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। याद है, याद वाद है। छापी 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 छापी। ठीक है। एज शोन इन पीवी डायग्राम, एज शोन इन पीवी डायग्राम, ठीक है ना। आइए पीवी डायग्राम बना लेते हैं। एज शोन इन पीवी डायग्राम, अरे यार ये डायग्राम हमसे कभी सही नहीं बनता, ये वाला कभी आज तक ये डायग्राम हमसे सही नहीं बना है। प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। चलिए ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी में आप क्या करते हैं, H1T1 लेते हैं, सी से डी में क्या लेते हैं बेटा, H2T2। फिगर का नाम क्या दे देंगे आप, फिगर याद है आपको, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। क्या नाम है बेटा फिगर का, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन में जो प्रोसेस होता है वो कार्नोट साइकिल होता है, अलग तो है ही है भाई। गाड़ी चलती है इंजन से चलती है, अब इंजन में प्रोसेस क्या होता है, तेल जलता है ना। हमने एक क्यों लिखवाया था, एक हेडिंग क्यों डलवाई थी, उसका रीज़न आप समझिए, क्योंकि वो एक हेडिंग से ही क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा, इसलिए हमने एक हेडिंग पूरा डलवा दिया था, एक में ही करा दिया था सब कुछ, ताकि आप पूरा कंप्लीट तैयार करें।
ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दीदी बोली है, जीजा बोले हैं, भैया बोले हैं, भाभी बोली है, सब चक्कर में गड़बड़ हो जाता है ना। आप जाते हैं पूछने, भैया ये बता दो, दीदी ये बता दो, जीजा ये बता दो, इस चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। किसी भैया भाभी दीदी जीजा के पास नहीं जाना है पूछने के लिए, चुपचाप जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए। तो भैया ये बता दो, दीदी ये बता दो। चलिए हो गया बाबू, लिखिए लिखिए लिखिए। इनिशियली system is at A takes heat H1 at temperature, takes heat H1 at temperature T1 and goes to state B through an isothermal process, then change in entropy of the system from state A to state B, from state A to state B, from state A to state B is given by चलिए अब देखिए करेंगे क्या हम लोग। 4 प्रोसेस होते हैं, पता है आपको, रिवर्सिबल कर्न और साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं? 4। चारों प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकाल लेंगे और सबको बेटा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए तो स्टेट ए से स्टेट बी के लिए एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डेल्टा एस ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बताइए। अब देखिए समझिए पहले आप, डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल लिखा आपने? टी डी एस के ना, तो यहाँ से डी एस बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? डी क्यू बाई टी के। ठीक है, और आप ये बताइए सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो डी क्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो डेल्टा एस ए बी कितना हीट आप दे रहे हैं सिस्टम को? H1, और किस टेम्परेचर पे दे रहे हैं? T1 टेम्परेचर पे। कंपेयर कर लीजिए, और क्योंकि हीट आप दे रहे हैं तो H1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इक्वेशन कितना बना देंगे आप इसको बताइए? 1 छाप दीजिए। देखिए फ्रॉम बी टू सी system follows adiabatic expansion process. From B to C system follows adiabatic expansion process and hence change in entropy is given by change in entropy is given by। अब आप ये बताइए जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है बेटा, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? बी से सी तक ना। जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो क्या आप कोई हीट देते या लेते हैं? क्या नहीं देते हैं। तो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0, और 0 अपॉन समथिंग इज 0। इक्वेशन कितना बना देंगे? मुश्किल है क्या? मुश्किल है? चलिए फिर देखिए फ्रॉम सी टू डी, पैराग्राफ चेंज करके, फ्रॉम सी टू डी
from C to D, from C to D, system follows, from C to D, system follows isothermal compression process. From C to D, system follows isothermal compression process, isothermal compression process. That is system rejects heat, that is system rejects heat, system rejects heat H2, system rejects heat H2 at temperature T2, system rejects heat H2 at temperature T2 to the sink, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए देन change in entropy of the system, change in entropy of the system from C to D, change in entropy of the system from C to D is given by चलिए अब आप ये बताइए डेल्टा एस सी डी किसके इक्वल होगा, बताइए H2 बाई T2। पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, आप सिस्टम से हीट ले रहे हैं, रिजेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इक्वेशन कितना बना देंगे इसको बताइए। ठीक है भैया, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जल्दी लिखिए फ्रॉम D to A, from D to A system follows from D to A system follows adiabatic compression process. From D to A system follows adiabatic compression process and hence change in entropy from D to A, change in entropy from D to A is given by delta S dA किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन 4 आसान है कि नहीं। चलिए अब पूरे प्रोसेस का निकालना है, एंट्रोपी स्केलर क्वांटिटी होती है, सबको बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, छाप दीजिए, लिखिए देन टोटल चेंज इन एंट्रोपी of the system during reversible process A to B, B to C, C to D, D to A to B, B to C, C to D, D to A is given by क्या हो जाएगा बताइए, is given by क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा S किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा S AB प्लस डेल्टा S BC प्लस डेल्टा S CD प्लस डेल्टा S DA। ठीक है, चलिए दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, सबकी वैल्यू रख देते हैं, या ऐसे लिखिए पहले यूजिंग
इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी क्या मिलेगा बताइए। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस बेटा किसके इक्वल हो जाएगा बताइए। H1/T1 प्लस 0 माइनस H2/T2 प्लस 0 यही ना। चलिए तो डेल्टा एस बेटा किसके बराबर आ गया। H1/T1 माइनस H2/T2 के। छाप दीजिए इसको। इक्वेशन कितना बना देंगे आप 5। छापिए जल्दी छापिए। 4 बनेगा ना, नहीं 5 बनेगा। 5 बनेगा ना जी। चल चलिए लिखिए। फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, फॉर रिवर्सिबल रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए अगर आपको याद हो एक रिलेशन में बताया था। क्या बताया था। H1/H2 किसके इक्वल बताया था बेटा। T1/T2 के। याद है। तो वहां से H1/T1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा। H2/T2 के। देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ 6। ठीक है। अब देखिए H1/T1 किसके बराबर है H2/T2 के। तो जाहिर सी बात है वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। लिखिए देन बाय इक्वेशन 5 देन या यूजिंग इक्वेशन 6 यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट क्या मिलेगा बताइए। डेल्टा एस बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 0 के। किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। और डेल्टा एस बराबर 0 का मतलब एस क्या है बाबू कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट। देख लीजिए कोई डाउट नहीं है ना। समझ में आ रहा है बेटा ना बताओ। क्लियर है बाबू। देख लीजिए आसान है कि नहीं। तो क्या याद रखना है आप लोगों को। जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा एंट्रोपी क्या होगी सिस्टम की कांस्टेंट होगी। क्या याद रखना है कि जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी बेटा कांस्टेंट होगी। छाप दीजिए और लिखिए देयर इज नो चेंज in the entropy of the system. There is no change in the entropy of the system during reversible Carnot cycle. During reversible Carnot cycle और रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मान लीजिए खाली रिवर्सिबल प्रोसेस पूछा है तो कार्नोट साइकिल आप क्या कर देंगे हटा देंगे है ना। क्या लिखेंगे आप देयर इज नो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल जैसे भी लैंग्वेज पूछा गया हो। ठीक है बेटा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फिर लिखिए दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंट्रोपी ऑफ दैट इज कैसे लिखा जाता है जी। दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला बेटा क्या कर लेंगे देख लेंगे। ठीक है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला हम नेक्स्ट टर्न में बेटा क्या कर लेंगे देख लेंगे। आज के लिए इतना क्या है काफ़ी है। ठीक है। छोटा सा ही था खत्म हो जाता 5-10 मिनट में पर रहने दो। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। चलो घर पे जाके क्या करना है ताकि अगली बार अगर आप आए तो कम से कम सवाल का जवाब दे पाए और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा।